चलिए हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा? स्टेट। स्टेट कौन सा है? स्टेट कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना होता है बॉइलिंग पॉइंट। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर और फिर चौथे नंबर पढ़ेंगे डेंसिटी। ये सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। इससे पहले कि मैं कुछ भी बताऊं, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है। तो बताओ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, आप इसे बोलते हो वैन डर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है बेटा? वैन डर वाल। वैन डर वाल फोर्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला फोर्स जो होता है उसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा जो फोर्स होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। और तीसरा जो फोर्स होता है उसे आप बोलते हो लंदन फोर्स, या इसी को डिस्पर्जन के नाम से जानते हो। हमारे पास टोटल 3 फोर्स है। कौन कौन सा बताना जरा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन और लंदन फोर्स। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तब काम करता है जब पोलर और पोलर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के पास आते हैं। तो यानी कि जब 2 पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे तो इसमें लगने वाला फोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक मॉलिक्यूल तो पोलर है लेकिन दूसरा नॉन पोलर हो तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और अगर 2 के दोनों नॉन पोलर हो तो लंदन फोर्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसे लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स के नाम से जानते हैं। तो अभी हम जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि ज़रा मुझे बताओ नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या है, पोलर या नॉन पोलर? पोलर, यानी कि उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा। यह सुनो, अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, और अगर मान लो हाइड्रोकार्बन होता तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता नहीं, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होता है तो उसके बीच में कौन सा फोर्स? लंदन फोर्स। अगर हाइड्रोकार्बन है तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? लंदन फोर्स। लेकिन RX यानी कि एल्काइल हैलाइड है तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दोनों में कौन ज़्यादा होगा? ज़्यादा पावरफुल कौन सा फोर्स होता है? स्ट्रेंथ अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है डाइपोल डाइपोल में। उसके बाद होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और फिर होता है लंदन फोर्स। मान लो एक ही टाइप के सारे फोर्सेस आ गए, क्योंकि यहाँ पे जिसके बारे में हम RX की बात कर रहे हैं तो बताना मुझे RX जो है वो क्या पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर है। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होगा? डाइपोल डाइपोल। इनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसलिए ये फोर्स ज़्यादा होगा। अब फटाफट मुझे बता दो, अगर मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और मुझे ये पता करना है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं वैन डर वाल फोर्स को और ज़्यादा डिटेल में देखूं तो वैन डर वाल फोर्स बेटा नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे पहले, वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास
वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा तो वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा, और उनके बीच के डिस्टेंस के 6 के पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि r⁻⁶ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जल्दी से मुझे बताओ, अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा तो क्या वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा, और अगर फोर्स ज़्यादा हो गया तो वो मॉलिक्यूल, पहले अगर फोर्स कम है तो गैस के फॉर्म में है, थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दिया तो गैस से लिक्विड बन गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या बन गया। अगर मैं ऐसे एक एग्जांपल लेता, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लेता कि F2Cl2 Br2 और I2 में सबसे ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स किस में है? आयोडीन में। मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा किसका है? देखो साफ साफ बताया, वैन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो आपने कहा पहले मॉलिक्यूलर मास बताओ। मॉलिक्यूलर मास जो है वो सबसे ज़्यादा किसका है? फ्लोरीन का सबसे कम है, फिर क्लोरीन का, और फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। तो बताओ वैन डर वाल फोर्स सबसे ज़्यादा किस में होगा? वैन डर वाल फोर्स सबसे ज़्यादा होगा आयोडीन में। और यही रीज़न है कि जब वैन डर वाल फोर्स कम होता है तो वो गैस होता है, और वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होता है तो वो सॉलिड होता है, और बीच में होता है तो लिक्विड होता है। इसी वजह से भैया ये दोनों क्या हैं? गैस। और ये क्या है? सॉलिड। और बाबू ये क्या है? लिक्विड। फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या होते हैं? गैस। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड। और आयोडीन क्या होता है? सॉलिड। किस वजह से? वैन डर वाल फोर्स की वजह से। यानी कि अगर हमें स्टेट्स पढ़ने हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस अगर मुझे स्टेट पढ़ना है तो मुझे बेसिकली देखना क्या होगा? वैन डर वाल फोर्स देखना। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछता कि वैन डर वाल फोर्स, यानी कि आप, चलो ठीक है आपने फिजिकल स्टेट बता दिया, अब अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना होता तो बॉइलिंग पॉइंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट भी किस बात पे डिपेंड करता है? सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि कोई भी जो लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? लिक्विड का। तो कोई भी अगर लिक्विड है और आसानी से इवेपरेट हो रहा है तो आसानी से बॉयल भी हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले डिपेंड करता है इवेपोरेशन पर। अगर इवेपोरेशन ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। अब इवेपोरेशन किस बात पे डिपेंड करता है ये पता करना है। तो सोचो ज़रा, बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए बस ऐसे देखते हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि आप सभी लोग एक एक मॉलिक्यूल हो, मानने में क्या जाता है, और इस मॉलिक्यूल को उठा करके क्लासरूम से बाहर फेंकना है। एक एक मॉलिक्यूल को उठाना है और बाहर आइसोलेट कर देना। आइसोलेट का मतलब होता है गैस के फॉर्म में बदल देना। अभी ये लिक्विड फॉर्म है, अभी गैस के फॉर्म में बदलना है। तो गैस के फॉर्म में बदलने के लिए मुझे अगर ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़े तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा था, और अगर कम एनर्जी लगानी पड़ी तो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम था। अब एनर्जी, ज़रा एक मिनट के लिए सोच लो, मेरे पास दो लोग हैं, ठीक है, मौनमिता और सारिका, दोनों को उठा के फेंकना है। आसानी से किसको उठा के फेंक सकता हूँ? सारिका को। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम है ना, वेट कम है, और जब वेट कम होता है तो आसानी से उड़ जाता है। अगर मान लो दिगंबर को उठाना होता, अरे वाह, अच्छा ये बात है, गजब यार, तुम तो यार फिजिक्स के स्टूडेंट निकले। अतुल सर ने इतना ज़्यादा इंस्पायर कर दिया तुम्हें। अच्छा ओके, तो सिंपल है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कम है, बेटा बुरा तो नहीं लगा सारिका, और लग भी जाता तो अब लगा। अगर मैं आपसे ये कहता कि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा
तो क्या उसमें लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल के ज़्यादा होंगे, तो मॉलिक्यूल आसानी से इवेपरेट नहीं होगा, और आसानी से इवेपरेट नहीं होगा तो बॉयल भी नहीं होगा। तो जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट को मॉलिक्यूलर मास से कंपेयर करूं तो क्या कंपेयर करूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट देखते समय हमेशा सबसे पहले क्या देखोगे आप लोग, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। दूसरी बात, सोचो ज़रा, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम होता तो क्या देखते, सरफेस एरिया देखते। क्या देखते, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा तो वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो अगर मैं आपसे कहता कि दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब अगर ब्रांचेज होने लगे, मान लो एक स्ट्रेट चेन है और कुछ इसमें ब्रांचेज निकलने लगे, तो जितना ज़्यादा ब्रांच निकलेगा सरफेस एरिया उतना कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेज। फिर से अगर बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बात होती है सॉल्युबिलिटी पता करना। अगली बात पता करनी होती है सॉल्युबिलिटी। बताओ, पोलर को पोलर में डिजॉल्व किया जा सकता है और नॉन पोलर को नॉन पोलर में। कौन सा रूल है ये, लाइक डिजॉल्व लाइक रूल। तो अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व लाइक रूल, पोलर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अगर पोलर को पोलर सॉल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर को डिजॉल्व करना है तो पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर को डिजॉल्व करना है तो नॉन पोलर होना चाहिए। क्या इस हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि ये पोलर है, अभी तो आपने बताया था, कहाँ बताया, ये बताया ये पोलर है, तो क्या ये पानी में डिजॉल्व होगा, हाँ डिजॉल्व होगा, लेकिन बहुत ही स्लाइटली, क्योंकि ये पोलरिटी भी बहुत ही इसकी कम है, तो ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर में होगा। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो नंबर ऑफ कार्बन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और नंबर ऑफ हेलोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हेलोजन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा, और जितना ज़्यादा कार्बन होगा, कार्बन पोलैरिटी को कम करता है तो सॉल्युबिलिटी को भी कम करेगा। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी लिखने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितना ज़्यादा कार्बन होगा उसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती चली जाएगी। और सेम इसी तरीके से मैं आपको डेंसिटी बता दूं। डेंसिटी बताओ बेटा क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जल्दी से मुझे बताओ, सबसे पहले तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सुनो, ठीक है। एक बार इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करें, फिर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये मैं वो तरीका बताया जिससे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप पता कर सकते हो। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो कुछ और नहीं बल्कि हेलो एल्केन हेलो एरिन की सारी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक जगह कलेक्ट करूँगा, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो। चलो सबसे पहला पॉइंट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक लिस्ट बनवा दे रहा हूँ। पहला, अगर मैं आपसे पूछूँ कलर की तो याद रखना एल्काइल हैलाइड हमेशा कलरलेस होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर।
अगर कोई एल्काइल हैलाइड प्योर फॉर्म में है तो वो हमेशा कलरलेस होगा। एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। लेकिन अगर मैं कुछ एल्काइल हैलाइड जैसे ब्रोमाइड या आयोडाइड हुआ, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखूं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से ये कलर क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर when exposed to light. Bromide and iodide develop color when exposed to light due to atmospheric oxidation, due to atmospheric oxidation. Next point, they are sweet in smell, बहुत ही स्वीट स्मेल होती है इनकी, प्यारी सी मीठी सी। हमारे स्कूल वाले लैब दें तब तो कराएं। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए। हाँ बस नेक्स्ट पॉइंट, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड यानी CH3Cl CH3Br, C2H5Cl CH3Cl CH3Br, C2H5Cl आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। फिर से बता रहा हूँ, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ना, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है, वो रूम टेम्परेचर पे किस तरह काम करेंगे, गैस की तरह। लेकिन अगर मैं इससे बड़ा कर दूँ, थोड़ी सी हैवी मॉलिक्यूल ले लूँ तो क्या हो जाएगा, लिक्विड। नेक्स्ट पॉइंट, हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड, हायर मेंबर्स आर लिक्विड्स और सॉलिड। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है, हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन, देखो स्टेट तो आपको पता चल गया, सॉलिड लिक्विड गैस। नेक्स्ट है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेज, एंड इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेज। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। नंबर ऑफ ब्रांचेज जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, आपको बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, CH3Cl, CH3, CH2Cl, CH3, CH2, CH2Cl, CH3, CH, CH3, Cl, CH3,
CH2 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 Cl, A B C D E, CH3 C CH3 H CH2 Cl, F, CH3 C CH3 CH3 Cl, G। आपको बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। बताओ फटाफट। सबसे पहले सबसे छोटा वाला कौन है? तो A की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। उसके बाद B, उसके बाद अब C और D दोनों में मॉलिक्यूलर मास सेम है। तो अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाता है तो क्या देखेंगे? ब्रांचेज। बताओ किस में ज़्यादा ब्रांच दिख रहा है? D में। तो D का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी कम होगा, उसके बाद C आ जाएगा। उसके बाद E, F और G में मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, तो ब्रांचेस सबसे ज़्यादा जिसका होगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो आ गया G, फिर F और फिर A। तो क्या ये बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? गुड, नोट करें इसे। अगर मान लीजिए मैंने कहा बेंजीन के साथ एक क्लोरीन, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन, यहाँ पे आपका एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन। याद रखना नॉर्मली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमेशा सेम होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम नहीं है, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद पैरा का, देन मेटा का। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, आप देखेंगे पेज नंबर NCERT का 169 है, अगर आपके पास बुक होगा तो। एरोमेटिक कंपाउंड, इसे याद रखना, ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसे अब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो आप इसे आराम से याद रख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा जो होता है आपका वो ऑर्थो का होगा। ऑर्थो कौन सा? ये वाला, पहले वाला। उसके बाद दूसरे नंबर पे है पैरा और फिर तीसरे नंबर पे है मेटा। लेकिन अगर मैं आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऑर्थो पैरा मेटा के बजाय सबसे ज़्यादा किसका होगा? पैरा का, फिर ऑर्थो का, फिर मेटा का तो वैसे सबसे कम ही होता है। पैरा, ऑर्थो, मेटा, इसको आप नोट करके लिख लेंगे और याद रखेंगे। ऑर्थो पैरा मेटा बॉइलिंग पॉइंट है, पैरा ऑर्थो मेटा मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हुआ। अब डेंसिटी के बारे में लिखेंगे। बताओ डेंसिटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास दो बातों पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा होंगे तो भी डेंसिटी ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ़ हेलोजन ज़्यादा होंगे तब भी डेंसिटी ज़्यादा होगा। और अगर हेलोजन सेम है तो हेलोजन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो भी डेंसिटी ज़्यादा होगा। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसे नोट कर लिया। किसका बेटा? डेंसिटी का? सिमेट्री, सिमेट्री, हाँ सिमेट्री का। ओके, लिखेंगे नेक्स्ट। लिखेंगे एल्काइल हैलाइड्स आर हैवियर देन वाटर, यानी कि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम? ज़्यादा। एल्काइल हैलाइड्स आर हैवियर देन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन, डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस। अब मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ाया जा सकता है, या नंबर ऑफ़ हेलोजन बढ़ाया जा सकता है, या हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाया जा सकता है। देखें आप क्वेश्चन है, आप इसका डेंसिटी का ऑर्डर बताएंगे। सबसे पहला CH3Cl, CH3, CH2Cl, CH3, CH2, CH2Cl। बताओ सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है बेटा? लास्ट वाले की। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। बताओ सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है?
लास्ट वाले की। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उसका है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, बताओ सबसे ज़्यादा। तो ये डेंसिटी 3 तरीके से बदला जा सकता है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ कार्बन बदल सकते हो, दूसरा नंबर ऑफ़ हेलोजन बदल सकते हो। नंबर ऑफ़ कार्बन सेम रखो, नंबर ऑफ़ हेलोजन सेम रखो, बस हेलोजन बदल दो, टाइप्स ऑफ हेलोजन बदल दो। 3 तरीके से डेंसिटी का क्वेश्चन बन सकता है। अगला सवाल, सॉल्युबिलिटी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी में लिखेंगे हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। डेंसिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया। मैंने कितने पॉइंट लिखवाए थे? फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया, डेंसिटी हो गया। अब सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी में क्या लिखेंगे? हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अब बताओ सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम और नंबर ऑफ कार्बन, नेचर पे तो डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि अगर पोलर है तो डिजॉल्व होगा, नहीं पोलर है तो। और एक अच्छी बात पता है, ये एल्काइल हैलाइड जो है वो पोलर में भी डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर में भी। क्यों? क्योंकि स्लाइटली पोलर है ना, स्लाइटली पोलर है तो पोलर में भी डिजॉल्व हो सकता है और नॉन पोलर जैसे बेंजीन में भी ये डिजॉल्व हो सकता है। CCl4 में भी डिजॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज विद, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितना ज़्यादा कार्बन एटम होगा उतना ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्या रीज़न है बेटा? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। देखना ध्यान से, RX की अगर हम बात करें, RX की अगर हम बात करें तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। अब आप सोच रहे हो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक का मतलब लिक्विड लविंग एंड लिक्विड हेटिंग। तो लिक्विड लविंग ग्रुप अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लिक्विड से अट्रैक्ट हो जाएगा, उतना ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर लिक्विड हेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा लिक्विड उतना ही कम सॉल्युबल होगा। यानी कि एल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी वाटर में, और X ग्रुप जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी वाटर में। अब आज का होमवर्क, आज का जो होमवर्क है बेटा वो है, सबसे पहले तो इंटेक्स का प्रॉब्लम है 6.6। इंटेक्स 6.6 एक्सरसाइज है 6.4। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इंटेक्स की सिर्फ एक ही है 6.6। अब एक्सरसाइज है 6.4। सिक्स पॉइंट 12 हाँ 6.12 है।
बॉइलिंग पॉइंट का और कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया है क्या इसमें? ठीक है, यही दो करेंगे आप लोग। अच्छा 6.6 दिया था ना? ठीक, तो 6.4 छोड़ा था, 6.4 अभी कर लेंगे और 6.12 दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक क्वेश्चन आपका इंटेक्स का, बस 3 सवाल। नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा तो सबसे पहले इंटेक्स का, एक्सरसाइज का, बस ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। जब आप वापस आएंगे सबसे पहले एक बार थियरी पूरा रिवाइज करवा के पूछूंगा पहले, और उसके बाद आगे बढ़ूँगा। ये पकड़ना।